तो 4 साल में बेशुमार हमारे लिए बेहद ही खास दिन है, क्योंकि हमने 4 साल पूरा कर लिया और 5वें साल की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ सृष्टि मौजूद है और साथ ही नोएडा स्टूडियो से अभिषेक भी मौजूद हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग कॉल्स की और आपको बता देते हैं कि इस शो में हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं। आज हमारे साथ दिग्गज मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, साथ ही आपके लिए क्लोजिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे। 2:10 पे क्लोजिंग ट्रेड्स होंगी। ऑप्शंस के चैंपियन आपके लिए होगा 2:40 पर मार्केट एट 3 बजे। बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल होगी 3:10 पे और इवेंट्स टू आज 3:20 में। लेकिन इन बिटवीन आपके लिए कई सारे दिग्गज मेहमानों का बड़ा पैनल भी आपके लिए मौजूद होगा। चलिए, लेकिन बाजार की बड़ी बातें देख ले तो बाजार संभला है। निचले स्तरों से अगर देखें तो करीब 80 अंकों की रिकवरी दिख रही है। अब हरे निशान में निफ्टी लौटा है 24,835, 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी कह सकते हैं। अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से यहां पर साफ तौर से दिख रही है बाजार में। निफ्टी बैंक में यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 165 अंकों की मजबूती। 55,500 रुपए, 55,500 के ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। आज चमक है मेटल शेयरों में। टाटा स्टील 4% ऊपर है। कॉपर लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर फिर से नया हाई लगाया है और मेटल्स, क्योंकि यहां पर सप्लाई की दिक्कतें हो रही है, डिमांड साइड में सपोर्ट मिल रहा है, वो एक सपोर्टिंग फैक्टर है। सरकारी बैंक यहां पर आज भी तेजी है। रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पहुंच चुका है। अच्छी मजबूती के साथ आज भी कारोबार देखने को मिल रहा है। रियलिटी पर लेकिन आज दबाव है। रियलिटी में लोढ़ा, शोभा डेवलपर्स, ये 2 से 2.5% तक। इंडेक्स अगर देखें तो आधे % के आसपास इंडेक्स में भी गिरावट दिख रही है। तो ईटी नाउ स्वदेश मना रहा है अपनी स्थापना की 4थी वर्षगांठ और आज दिन भर हम तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स, दिग्गज फंड मैनेजर, कमोडिटीज के धुरंधर या फिर इंडस्ट्री के लीडर सबसे बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल तक कम से कम बाजार की स्थिति, बाजार की दशा दिशा आगे क्या रहने वाली है और आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे। इसी कड़ी में जोड़ते हैं एक और दिग्गज को। हमारे साथ जुड़ गए हैं एमके इन्वेस्टमेंट के सीआईओ मनीष सुनथालिया। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे ईटी नाउ स्वदेश पर, तो आपका विशेष आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे इस खास मौके पर। मार्केट की बात करें तो मार्केट पिछले 1 साल में कहीं गया नहीं। जो लेवल हमने साल भर पहले देखे कमोबेश वही लेवल अभी भी हैं, थोड़ा सा बल्कि बाजार नीचे ही है। और कुछ हेडविंड्स हैं जो लगातार पिछले 6 महीने से बाजार को परेशान किए जा रहे हैं, जिसमें कि टैरिफ को लेकर तनाव है, अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, बाकी एफआईज की जो बेरुखी है वो लगातार कायम है। ये स्थिति मनीष सर, आपको क्या लगता है कि कब तक कायम रहेगी? क्योंकि एक तो होता है प्राइस वाइज करेक्शन, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। क्या आपको लगता है कि बाजार अब चीजों को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कुछ की ट्रिगर्स हैं जिनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद कोई आगे के लिए स्ट्रेटजी हम बनाएंगे? सबसे पहले तो जन्मदिन मुबारक हो ईटी स्वदेश। 4th बर्थडे इज अ वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, सो मार्केट में देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि जरा सी भी मंदी बाकी है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि 25,000 के नीचे इंडेक्स किसी भी तरह सस्टेन करेगा। अगर किसी भी कारण चला जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। तो जो सेटअप है आज की डेट में मार्केट का, वो ये है कि ओवरसोल्ड, मैसिव ओवरसोल्ड जोन में है स्टॉक मार्केट। न कि आपकी निफ्टी 50, नॉट ओनली निफ्टी 50 बट ब्रॉडर मार्केट, कोई भी मार्केट आप ले लो, सब कुछ ओवरसोल्ड जोन में। एवरीथिंग सेड एंड डन, वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए या FY26 के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ईपीएस, निफ्टी 50 के ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, निफ्टी 50 27 के ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेस्टिव डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लीजिए, मैक्रोज, ग्लोबल मैक्रोज, ऑयल प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, मुझे तो कोई मंदी नहीं दिखती है। मुझे तो यही लगता है कि मार्केट बेसिकली आपके 24,000 28,000 के लेवल्स के बीच में रहेगा। बट
इमीडिएटली मुझे तो नहीं लगता कि आपके 24,000 के नीचे मार्केट जाएगा, और वेरी सून मार्केट बेसिकली 25,000 के ऊपर जाना चाहिए। ओवरसोल्ड जोन में है मार्केट। वैल्यूएशंस इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो वो एक सबसे बड़ी चेकलिस्ट होगी कि आप क्या स्टॉक्स क्या वैल्यूएशंस पर खरीदें, और बाकी सब अब्सॉर्ब्ड है। जितनी भी नेगेटिव न्यूज फ्लोज आपकी टैरिफ्स की बता लीजिए, या जो स्लो डाउन है वगैरह इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब कुछ बेसिकली मार्केट में अब्सॉर्ब्ड है मेरे हिसाब से। राइट तो चलिए ये नज़रिया फिलहाल बाज़ार पर आता हुआ। नमस्कार मनीष जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपसे सवाल लेंगे उससे पहले स्वागत कर लेते हैं असीत भंडारकर जी का भी, जो कि जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास जल्द आएंगे, पर मनीष जी उससे पहले आपसे समझना चाहेंगे कौन से सेक्टर्स आपको लग सकता है कि मार्केट में अब अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि देखिए अब कुछ बड़े इवेंट्स जो हैं वो जा चुके हैं। आरबीआई की पॉलिसी, जो नवरात्रि को लेकर एक्साइटमेंट था कहीं ना कहीं ऑटो स्पेस पे, बट आगे के लिए अब अर्निंग्स पर फोकस जो है पूरा मार्केट का रहेगा। सेकेंड हाफ की अर्निंग्स फर्स्ट हाफ से बेहतर आने की उम्मीद है, बट ऐसे में कौन से सेक्टर्स पर आपकी पैनी नजर रहेगी? डेफिनेटली सेकेंड हाफ की अर्निंग फर्स्ट हाफ से बेटर रहेगी। डाउनग्रेड साइकिल जो अर्निंग की है वो टुवर्ड्स द एंड है, बैक बॉटम है। एक तो ये है। दूसरा, जो आरबीआई का जो पॉलिसी मीट आया है उसमें काफी कुछ लीवे है लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफी बूस्ट मिलेगा। एंड कॉर्पोरेट लेंडिंग में बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स माहिर ज्यादा हैं, सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बेटर रहेगी। मर्जर एंड एक्विजिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंडिंग इम्पेटस जो आरबीआई की तरफ से आया है, सो बैंक्स ओवरऑल बेसिस पर पॉजिटिव रहने की गुंजाइश है। जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो हम समझते हैं 1.4 टाइम्स आराम से होगा, और रिटेल क्रेडिट को डेफिनेटली एक बेनिफिट मिलेगा, और आरबीआई की पॉलिसी मीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट लेंडिंग को भी बेनिफिट में। तो बीएफएसआई एक ऐसा सेगमेंट है जो स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री सेकेंड हाफ में क्लॉक करेगा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऑलरेडी डिस्कवर्ड थीम है, और जो एनेक्डोटल एविडेंस है फेस्टिव डिमांड की ऑटोमोबाइल्स वगैरह में तो काफी जबरदस्त डिमांड है। व्हाइट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये भी काफी स्ट्रांग है। तो ये एक ऐसा स्पेस होगा जो आने वाले दिनों में थोड़ा कंज्यूमर स्टेपल्स पर भी रब ऑफ इम्पैक्ट दिखेगा। जब ये डी स्टॉकिंग का जो साइकिल है 22 अक्टूबर के बाद, ये नवंबर के नंबर्स वगैरह में देखने को मिलेगा। कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम्स अच्छे लगते हैं। सो डोमेस्टिक फ्रंट, डोमेस्टिक फेसिंग बिजनेसेस में ये सब नेम्स में अच्छा फोकस रहना चाहिए। सही कहा आपने। और हमने नंबर भी देखे हैं, जिस तरह के सरकार के भी नंबर आए हैं, नवरात्र के आसपास के जो सेल्स के भी नंबर जो ट्रेड बॉडीज वगैरह जारी कर रही है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। असित जी, मैं आपसे पूछूंगा, ब्रॉडर बातें तो हम काफ़ी इकोनॉमी को लेकर कर चुके हैं। अब एक सवाल ये होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप की जो हाल की रैली है वो आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सस्टेनेबल है या ओवर हीटेड आपको लग रही है? साथ ही फंड मैनेजर के तौर पर आप पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हैं आजकल? आशीष जी, आपसे मेरा सवाल था ये। असित भंडारकर सर, आपसे मेरा सवाल था मिड कैप और ओके, शायद असित जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लेकिन बीएससी में इस समय हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा बीएससी के एमडी से खास बातचीत कर रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। हम इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हैं, देश का ओल्डेस्ट एक्सचेंज, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमडी एंड सीईओ एस राममूर्ति जी खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका ईटी नाउ स्वदेश में स्वागत है। और जैसा कि हमारी बातचीत हो रही थी, ईटी नाउ स्वदेश के 4 साल पूरे हो चुके हैं और हम 5वें साल में एंटर करने वाले हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, ये 4 साल तो हमारे लिए बेमिसाल रहे और इन्वेस्टर्स के लिए भी बेमिसाल रहे। इनफैक्ट सेंसेक्स ने भी इस दौरान में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, करीब 40% के ऊपर का। यहाँ पर एक मार्केट के लिहाज से बहुत सारी इस समय न्यूज़ फ्लो है। आपके पास जीएसटी के अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की चिंताएं हैं, इन्वेस्टर्स को भी कैसे देखना चाहिए? सर्वप्रथम ईटी नाउ को हमारे बधाई है। ये आर्थिक न्यूज़ जो होता है वो एरिया में प्रभावशाली
4 साल पूर्ण करने में आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मार्केट में खबरें आते रहेंगे। बेसिकली फंडामेंटल्स ताकत क्या है तो वो ही देख के इन्वेस्टर्स को चलना चाहिए। भारत आज ऐसे एक मोड़ पर है जिसमें उसका ताकत दुनिया में सब लोग देख रहे हैं। आसपास का जो भी मुल्क है और विदेश में जितने भी मुल्क हैं उनमें से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, भारत का आर्थिक विकास और जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है। इसका कारण यह है कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में हम जो भी पॉलिसी व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी रेगुलेटरी सेटअप चल रहा है, वो मजबूत है। वो आगे के दिन के लिए विकसित भारत के ओर ले जाने के लिए सोच में है। तो इसलिए निवेशक को बेशक निश्चिंत मार्केट में निवेशित रहना चाहिए, मार्केट को और मजबूत करना चाहिए। यही हमारा संदेश होगा। 4 साल पूरे हुए हैं तो एक व्यूअर्स के डिमांड की वजह से और काफी सारी जो हमारी बातचीत हो रही है इस समय, 4 ऐसी प्रमुख चीजें जो आप निवेशकों से कहना चाहेंगे। तो पहला चीज तो मैं जो हमेशा कहते आता हूं, जिसको समझते हो उसी में निवेश करो, जो निवेश करते हो उसको पूरी तरह से समझ लो। ये हमारा पहला न्यूज़ होगा। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हर चीज, हर इन्वेस्टमेंट, हर आपका जो भी पैसा है उसको एक ही चीज में डाल के रखोगे, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया तो पूरा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। आपको डाइवर्सिफाई करना नहीं आता है ना, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होता है, उसमें आपको निवेश करना चाहिए। अपना ताकत क्या है, अपना रिस्क एपिटाइट क्या है, ये हर निवेशक को समझना चाहिए। बगल वाला करता है करके आप नहीं कर सकते हो। बगल वाला जिम्नास्टिक करेगा क्योंकि वो सीखा है, आप नहीं सीखा है, आप करोगे तो टूट जाएगा आपका हड्डी, है ना। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 4 है, हर चीज में डिसिप्लिन की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट में भी डिसिप्लिन चाहिए। महीने की कमाई होती है तो कमाई से कितना किस चीज में निवेश होगा, कितना विस्तृत रूप में उसको बांटेंगे, ये सब डिसिप्लिन चाहिए इन्वेस्टर को। ये 4 चीज हम कहना चाहेंगे। जरूरी है ये चारों बातें। लेकिन आपने भारत की अर्थव्यवस्था की बात की। यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ रेट रही पिछले क्वार्टर में 7.8% रही, जो कि पीयर से काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेंट्री देख रहे थे, वहाँ पे भी 6.8% का पूरे साल का अनुमान है। और अगर हम करेंट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 7% का उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है, अभी जो जीएसटी के अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से क्या हम 7% की रेखा भी पार कर सकते हैं? जरूर करने की संभावना है, क्योंकि खाली एक जीएसटी अनाउंसमेंट नहीं, टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहा है गवर्नमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा है गवर्नमेंट। और निवेशक लोग ये समझने लगे हैं कि मार्केट में निवेशित रहना कितना जरूरी है लॉन्ग टर्म में, ताकि उनको ग्रोथ का जो सफलता है वो मिलने की उम्मीद है। तो ये भी ज्ञान बढ़ते जा रहा है। सेबी और एक्सचेंजेस मिलके इन्वेस्टर को साक्षरता लाने में बहुत मेहनत करता है। तो ये सब मिला के तो अगर और कंजम्पशन, भारत का जो कंजम्पशन रेट है वो दुनिया में बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा है। और हमारा युवा, जितना हमारा पॉपुलेशन है उसमें 60-70% इनकम अर्निंग एज में है। हम हमेशा ये कहते हैं इंडिया एक पुराना सिविलाइजेशन नहीं, लेकिन बहुत युवक लोग रहते हैं इधर। तो ये सब कुल मिला के अगर आप देखेंगे, जिस दिशा में हमारा कानून और अर्थव्यवस्था को हमारा गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स ले जा रहे हैं, 7% का उम्मीद रखना कुछ गलत नहीं है, होने की संभावना है।
और उम्मीद तो ये है, इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नर साहब की भी एस्पिरेशंस काफी हाई है। वो तो अभी की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार चल रही है, जाहिर सी बात है जो मापदंड है उसके हिसाब से वो फोरकास्ट देते हैं। लेकिन हम इनेट फैक्टर्स की बात करते हैं। मैंने जैसे जीएसटी अनाउंसमेंट्स का हवाला दिया, जो हमने एनालाइज किया है ना, 9 दिन का डेटा अभी तक जो आया है, जो स्पेंडिंग हुई है, वहां पर खासकर पहले हफ्ते में पिछले साल के मुकाबले में क्रेडिट कार्ड में भी 30% से ज्यादा की स्पेंड्स हैं। तो ये कुछ साइंस ऑफ इकोनॉमी जुड़ रहे हैं। आपको लगता है ये सारा ट्रांसलेट मार्केट में भी हो सकता है? जरूर हो सकता है। अगर मार्केट में स्पेंड करने की, देखिए, एक स्पेंडिंग होने से बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होता है। स्पेंडिंग से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है या इंपोर्ट बढ़ता है, उसके साथ एक्सपोर्ट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और स्पेंडिंग का काबिलियत बढ़ता है। स्पेंडिंग इन इटसेल्फ ना हमारा जीडीपी के ऊपर बहुत असर रखता है, तो मार्केट में जरूर असर होगा। अगर काबिलियत नहीं है तो कोई स्पेंड नहीं करेगा, मतलब काबिलियत है, आज तक वेट कर रहे थे, थोड़ा पैसा का खर्चा कम होगा करके संभावना होने से लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ज्यादा निवेश भी करेंगे। मार्केट में जैसा आप देख रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ आने लगे हैं। आईपीओ का पाइपलाइन बहुत मजबूत है। अब तक जितने में 6 महीना हुआ है ये साल में, इसमें अगर आप देखेंगे हमारा देश नंबर 3 गिना जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर तो बहुत ज्यादा है इधर। एसएमई को भी अगर लेंगे आप, हम एकदम आगे है वो आईपीओ में। तो कैपिटल क्रिएशन हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वजह से। जरूर ये जीएसटी से जो पैसा बचता है हाथ में, थोड़ा बहुत कंजम्पशन में जाएगा, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में जरूर जाएगा। मार्केट में असर गिरेगा, पॉजिटिव असर गिरेगा। उसकी बात करिए, और बीएसई काफी दिनों से ये प्लेटफॉर्म ओके, तो ये बीएसई के एमडी और सीईओ को आप सुन रहे थे, आर सुंदर रामन साहब थे हमारे सहयोगी। अंकुर मिश्रा से खास बातचीत वहाँ पर 4 साल हमने पूरा कर लिया, इस मौके पर उनसे खास बातचीत। चलिए वापस से लौटते, हमारे साथ 2 और मेहमान बने हुए हैं और उनसे भी चर्चा शुरू करते। इससे पहले हम मनीष जी से बात कर लेते हैं और साथ ही आशीष जी से। आशीष जी, ब्रेक से पहले आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी, ऑडियो में कुछ ग्लिचेस थे। वापस से मैं सवाल यही पूछूंगा कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप हाल में जो कुछ तेजी दिखी है, क्या आपको लग रहा है ये सस्टेनेबल है या ओवर हीटेड आपको लग रही है? और एक फंड मैनेजर के तौर पे आपको क्या लग रहा है, रिस्क आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं मौजूदा माहौल में? जी, आपका काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि पिछले 1 सालों से लोगों ने मिड और स्मॉल कैप और इनफैक्ट पूरे ही मार्केट में एक्चुअली रिस्क प्ले आउट होते हुए देखा है। 1 साल में लोगों ने कुछ भी पैसा नहीं बनाया है। जहाँ तक मिड और स्मॉल कैप शेयरों का सवाल है, इन शेयरों के लिए तो मैक्रो पोजीशन आज इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, क्योंकि ब्याज दरें कम हुई हैं, क्योंकि आज के दिन में जीएसटी की जो दरें हैं वो जो कम हुई है, उसका भी बेनिफिट इन पर्टिकुलरली जो शेयर्स जो कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं इनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो हमारा अनुमान यही है कि एक टाइम करेक्शन था जो ज़रूरी था, क्योंकि पिछले साल मार्केट थोड़ी ओवरहीटेड सी थी, वैल्यूएशन भी हमारे बहुत ज़्यादा थे। हमारे वैल्यूएशन, हमारे देश के वैल्यूएशन एक तरफ थे और सारी दुनिया के वैल्यूएशन एक अलग तरफ थे। आज के दिन में एक साल के बाद हम जब नेगेटिव हैं, तब आप देख सकते हैं कि सारे दुनिया के शेयर्स पॉजिटिव हैं। चाइना जैसे मार्केट भी 1 सालों में कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20% ऊपर जा चुकी है, जबकि हम लोग 5 से 10% नीचे हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप लार्ज कैप देखते हो कि स्मॉल और मिड कैप देखते हो। तो मेरे ख्याल से जो टाइम करेक्शन था वो हो चुका है, जो फ्रॉड था वो उतर चुका है। तो इन टर्म्स ऑफ रिस्क, सबसे पहले तो वैल्यूएशन का रिस्क आज पिछले 1 साल के मुकाबले आज कम है। जो 1 साल पहले जो रिस्क था उससे आज कम है। एक तरफ हम लोग क्वालिटी की तरफ ध्यान रखते हैं, वो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है इन सब शेयरों को देखने के लिए। लेकिन आज जो माहौल बन रहा है वो ये है कि फिर से क्या आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हो, क्या आपकी ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हो सकती है। और इस माहौल में पर्टिकुलरली जो छोटे शेयर होते हैं मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में, इनमें उत्साह बढ़ने की उम्मीद आ रही है। जी, असी जी, एक और सवाल होगा। अगर हम एफआईज की बात करें तो वो लगातार बेच रहे हैं, लेकिन डीआईज पूरी तरह से ऑफसेट कर रहे हैं।
और डीआईज में मैं आप जैसे लोगों को भी गिन लूंगा कि आपका कन्विक्शन बाजार पर लगातार कायम है और करीब 25-26 महीने हो गए जब डीआईज की लगातार बाइंग चल रही है। तो बाजार में अभी आपको वैल्यूएशंस कहां पर वाजिब लग रहे हैं और आप अपने पैसे कहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, जरा ये सेंस दे दीजिए, हमारे जो दर्शक हैं ये समझ जाएंगे कि पैसे लगाना कहां पर है। जी, देखिए हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली कहूँ कि एक साल में जो टाइम करेक्शन हुआ है, ये एक सिर्फ टाइम करेक्शन नहीं है, बट एक बाजार का रुख अलग तरीके से बदला है। अगर आप देखेंगे सरकार की जो नीतियां थी कोविड के बाद, काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करने वाली थी। आज 3 साल के बाद जैसे इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई है, जैसे गति पकड़ी है, आज उन्होंने, अगर आप देखेंगे ये पूरे साल में आपने देखा होगा कि पहले बजट में आपके हाथों में थोड़े पैसे दिए टैक्स कट करके, फिर ब्याज दरें कम की गई, लिक्विडिटी इंप्रूव की गई, और आज के दिन में फिर जीएसटी की सौगात आई है। सो ऑल इन ऑल हमारा जो रुख है वो इन एक्शंस से बेस्ड है कि हम देखते हैं कि कैसे कंजम्पशन की तरफ आज के दिन में गवर्नमेंट पॉलिसीज का रुख रहा है। एक उस तरफ हमारा फोकस है पोर्टफोलियोज में। दूसरा दूसरा एक जो बड़ा आज के दिन में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो टू सम एक्सटेंट ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट कर रहा है, उसमें हर एक देश आज एक तरीके से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में है। हमने भी काफी सोचा है एज अ कंट्री, एंड उस दौर में एंड उस प्रोसेस में काफी अपॉर्चुनिटीज आती है, तो हमारा फोकस इन अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा रहा है। ऑलराइट, तो चलिए ये कुछ आउटलुक और कुछ सेक्टर्स जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। पर मनीष जी देखिए, बीते 4 सालों में हमने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखे। निफ्टी 50 में तो देखिए इंडेक्स में अच्छा मूव देखने को मिला। अगर पिछले 1 साल को हटा दे तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद एक ज़बरदस्त रैली रही, बट इस बीच कई सारी थीम्स जो हैं उभरती हुई नज़र आई। डिफेंस, कुछ ईएमएस स्पेस, कुछ रेलवे काउंटर्स, यहाँ पर बहुत बढ़िया जोश था। मनीष जी, आज जब 4 साल की हमारी एनिवर्सरी है, ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि आने वाले 4 साल बोले, आने वाले कुछ समय के लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स रह सकते हैं जहाँ पर मार्केट का इंटरेस्ट बना रहेगा? देखिए, एक तो जो लास्ट 1 साल में भारत में रिटर्न्स नहीं बने, उसमें ये समझने वाली बात ये है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी इतनी खराब है कि इमर्जिंग मार्केट के रिटर्न्स लास्ट 1 साल में वाईटीडी 25% के रिटर्न्स है, इंडिया में +4%। और कुछ डेवलप मार्केट्स जैसे साउथ कोरिया वगैरह में तो 50% से ज्यादा के रिटर्न्स है। तो थोड़ा सा एक्सेसिव हो रहा है डाउनसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। मेरा तो यही मानना है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट कोविड के बाद गवर्नमेंट ने किया था, उसके कारण आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जबरदस्त दिखी थी FY 21 to 24, और ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम्स थे जो कि बहुत अच्छा किए, जैसे कि आपने कहा रोड्स, रेलवे, डिफेंस, ये सब उस डायरेक्शन में है। कैपिटल फॉर्मेशन रिलेटेड थीम जिसमें मल्टीप्लाई ट्रेड हुआ। अब क्या है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारी FRBM जो है वो 4.3% है, नेक्स्ट ईयर 4% होगी। तो जो पेंडुलम है ग्रोथ का, वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम से हटकर बेसिकली आपकी कंजम्पशन रिलेटेड थीम है। 3 ही पिलर है इकोनॉमी के, कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट 4 साल में आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम्स में ग्रोथ मार्केट्स को ड्राइव किया। नेक्स्ट 4 साल में बेसिकली कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स में इकोनॉमी को नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ की तरफ पुश करेगा, जो 6.8% इस साल के और 6.5 एंड गोइंग फॉरवर्ड अगेन। सो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, BFSI तो एवरग्रीन थीम है। आपके कैपिटल मार्केट्स, दीज आर सम ऑफ द थीम्स मेरे हिसाब से नेक्स्ट 4 साल में काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है कंट्री की, वो डेफिनेटली ग्रो कर रही है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी पकड़ें 9% से, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। नेक्स्ट 5 साल में बेसिकली आप, नेक्स्ट 8 साल में बेसिकली आप $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो जो पर कैपिटा इनकम है $2,800, वो $4,500 की तरफ बढ़ेगा। तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एक बहुत बड़ा थीम है, जिसमें रिटेलिंग भी इंक्लूड हो जाती है, सेक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ये सब सेक्टर्स में इम्पेटस देखने को मिलेगा। बस
वैल्यूएशन को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिफेंस, रेलवे वगैरह में ग्रोथ नहीं होगी, पर आज की डेट में वैल्यूएशन अनफेवरेबल, ग्रोथ रहेगी पर वैल्यूएशन अनफेवरेबल। तो अगर स्टॉक्स में पैसे बनाने हैं तो वैल्यूएशन भी देखना पड़ेगा और अर्निंग्स ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी। जो डेल्टा आज की डेट में अर्निंग्स ग्रोथ पर आएगी कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में और री रेटिंग कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में, वो अभी तक प्राइस इन नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, ये कुछ थीम्स जो कि आने वाले समय में इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, पर वैल्यूएशंस को आप ध्यान ज़रूर दें। पर इसी के साथ मनीष जी और आशिष जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे खास दिन पे हमसे चर्चा करने के लिए, दर्शकों को भी आने वाले समय के लिए गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं कुणाल और साथ ही साथ राजेश जी भी, और ब्रेक के बाद उनसे चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या होनी चाहिए मार्केट पे फिलहाल रणनीति, ढेर सारी स्टॉक कॉल्स भी उनसे लेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। तो कुणाल, आपसे सबसे पहले बाजार पर एक राय ले लेते हैं। बाजार हालांकि आज काफ़ी दायरे में है, 100 अंकों के रेंज में ही घूम रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है अब? मार्केट की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, फिलहाल कोई खास ऐसे मोमेंटम नहीं है। निफ्टी 24,840 के अराउंड है और निफ्टी की बात करें तो फिलहाल निफ्टी उसका 100 डेज एमए के नीचे है, सो कहीं ना कहीं 24,950 के अराउंड 100 डेज है, तो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और लोअर लेवल पे देखने जाए तो 24,550 के अराउंड एक अच्छा खासा सपोर्ट भी निफ्टी ने बनाया हुआ है। तो जब तक आइदर साइड का ब्रेकआउट नहीं आएगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिल सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। सो 24,950 24,550 इसी रेंज में निफ्टी अपनी मोमेंटम हमें दिखा सकती है। और सामने अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, नो डाउट आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है, थैंक्स टू प्राइवेट बैंक्स, खास करके एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक, एंड नो डाउट एसबीआई भी परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न आ सकता है, क्योंकि ऊपरी लेवल पे 55,700 पे 100 डेज का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, प्लस उसका जो रिसेंट का टॉप है वो भी कहीं ना कहीं 55,700 के अराउंड है। सो ये दो ऐसे कंसर्न है, अगर ये लेवल क्रॉस करती है बैंक निफ्टी तो फिर हमें 57,000 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकती है। ओके, तो बैंक निफ्टी पर आपका कन्विक्शन ज़्यादा है और निफ्टी आपको लग रहा है कि रेंज में है 24,950 जो आगे का रेजिस्टेंस दिख रहा है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं आते या तो नीचे के सपोर्ट जो 24,550 है या ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उससे क्रॉस नहीं करता है, तो एक रेंज में ही दिख रहा है। आपने एक कॉल दी थी आज एस्ट्रा माइक्रो, उसके टारगेट अचीव हो गए, ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। क्या अब क्लोजिंग ट्रेड्स में कुछ नए मौके आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? यस, काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें एक्स्ट्रा माइक्रो में देखने को मिली है। मिड कैप्स का स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है, तो जो एक्सपेक्टेशन था अकॉर्डिंग ही आज स्टॉक ने परफॉर्म किया हुआ है। मोस्टली दोनों टारगेट हमें यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को मिले। अगर किसी व्यूअर्स ने अगर यहाँ पे पोजीशन बनाई है और प्रॉफिट में है तो बुक करके चलने की सलाह दूंगा। और बट ऑब्वियसली क्लोजिंग शो है तो ये कस्टम है कि यहाँ पे नए स्टॉक भी हमें सजेस्ट करने हैं, तो 2 स्टॉक ऐसे है जहाँ पे मैं फिलहाल एक नई पोजीशन बना के चलने की सलाह दूंगा। सबसे पहला जो स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है वो है लेमन ट्री। इंडियन होटल में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली है। नाउ इसी मोमेंटम को रेप्लिकेट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है लेमन ट्री में, जो फिलहाल 172 के अराउंड है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। दिवाली का वैकेशन आ रहा है, उसके बाद न्यू ईयर का भी है, तो काफ़ी अच्छी इंपैक्ट हमें आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है। 165 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे 178 का टारगेट है, जो इसका रिसेंट का रेजिस्टेंस है। 178 जैसे ही क्रॉस होगा 186 तक के भी टारगेट हमें लेमन ट्री दिखा सकता है। एंड दूसरा जो है वो है चेन्नई पेट्रो, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। डेली चार्ट काफ़ी कन्विंसिंग वाला लग रहा है, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बन रहा है इसमें। 784 के अराउंड स्टॉक है, 745 का एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह है। 814 का पहला टारगेट है और जैसे ये ब्रेक होता है 862 862 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, 814 पहला टारगेट चेन्नई पेट्रो के लिए, दूसरा टारगेट है 862 का। और लेमन ट्री फेस्टिव डिमांड का फ़ायदा मिलेगा, छुट्टियों का सीज़न है, यहाँ पर इसमें तेज़ी और बढ़ेगी। 178 पहला टारगेट है जो पुराना रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाता है तो और आगे की तेज़ी भी दिखेगी। शुक्रिया कुणाल, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया क्लोजिंग कॉल्स में। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे चर्चा होगी, उनके क्लोजिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे और कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ भी समझेंगे उनसे। चलो
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए दिन भर जो है हम आपके सामने लगातार वो बड़ी वॉइसेस लेकर आ रहे हैं मार्केट से, जहां समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे के लिए अब आप अपनी पोर्टफोलियो किस तरीके से डिज़ाइन करें। पर सिर्फ पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग ही नहीं बल्कि ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे ढेर सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और अब चलिए चलते हैं राजेश जी के पास, और साथ ही तेजस शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड राजेश जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पे दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सुबह से देखें तो बहुत कुछ इतना एक्शन नहीं हुआ है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो ज़रूर है। तो सबसे पहले तो सृष्टि जी, ईटी नाउ स्वदेश परिवार को ये 4 साल सफलतापूर्ण करने पे बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 4 साल में जो रिटर्न बनाए और जिस तरीके से ईटी नाउ स्वदेश ने एक अच्छी ऊंचाई यहाँ पे पिछले 4 साल में जो बनाई है, और तो ये शुभकामना रहेगी कि इसी तरीके की ऊंचाइयाँ ईटी नाउ स्वदेश छूता रहे और निवेशकों को और ट्रेडर्स को इसी तरीके से हैंड होल्ड करता रहे और उनके निवेश में एक अच्छी डिसीजन मेकिंग जो आप आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट्स को बुला के और आप जिस तरीके से यहाँ पे आपकी जो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप जिस तरीके से उन्हें संदेश देते हैं यहाँ से, तो हमें लगता है काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहता है और जो छोटे छोटे निवेशक हैं उन्हें काफ़ी कुछ मदद मिलती है आपके द्वारा। तो इसी तरीके से आप ये जर्नी को कंटिन्यू रखें और काफ़ी ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहें। अब स्टॉक की बात करें तो हमें लगता है कि जो सेक्टर यहाँ पे कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है वो है, हमें लगता है बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और एक मेटल। ये 3 सेक्टर हमें लगता है कि एक अच्छी कंटिन्यूटी बना के रखें और यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक्स में देखने को मिले। स्टॉक्स पे जाएँ तो हमें लगता है इंडियन बैंक यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडियन बैंक में देखने को मिला है, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये 3rd कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक में हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे हैं, जो कि एक साइन है एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट का। तो हमें लगता है इंडियन बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है और ये कंटिन्यूटी हमें लगता है 785 790 की तरफ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हुए दिख सकती है। तो 745 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। और दूसरा स्टॉक जो हमें लगता है कंजम्पशन थीम में ऑटोमोबाइल स्पेस में जिस तरीके का मोमेंटम बना है, वहाँ पे हीरो मोटर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के यहाँ पे एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे फॉर्मेशन बने, हमें लगता है ये स्टॉक में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू होगा, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है 5650 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5500 के आसपास। ऑलराइट, तो चलिए ये 2 कॉल्स आती हुई राजेश जी की तरफ से इंडियन बैंक और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर जो है आपके लिए बाय करने की सलाह है। उससे जुड़े टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर है आपकी स्टॉप कॉल्स? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी, और आपको और पूरी आपकी ईटी नाउ स्वदेश की टीम को खूब खूब शुभेच्छाएं ऑन अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। शुक्रिया। आज की जो मेरी पहली पिक है वो भी ऑटो क्षेत्र से है, बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक रिसेंटली स्विंग हाई बना था 9400 का, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। और पिछले 2 दिनों से स्टॉक जो है, इसकी जो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 दिन की, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और एक आज रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म हुई ऑन अ डेली चार्ट, बुलिश हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ ऑन अ डेली चार्ट, जो एक संकेत दे रहा है कि स्टॉक यहाँ से रैली कर सकता है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए बजाज ऑटो लिमिटेड में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8350 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 8950 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 9200 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया ना वीकली चार्ट, और पिछले 3-4 दिनों से लगातार स्टॉक एक हायर हाई बनाना ऑन डेली चार्ट, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। तो ये स्टॉक में एक हल्की सी गिरावट में बाइंग कीजिए। 123 124 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 119। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 130 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 135 का। तो चलिए, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के रेडार पे कुछ बैंकिंग काउंटर्स, कुछ ऑटो काउंटर्स हैं, इन पर नज़र रखेंगे। और
देखिए, दो दिग्गज ऑटो कंपनीज हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो पे कॉल आती हुई, तो ऑटोज में एक्साइटमेंट भरपूर है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं अंशुल सहगल का भी, जो कि फाउंडर है सहगल कैपिटल के। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। शुक्रिया यहाँ स्टूडियोज में आने के लिए, साथ ही साथ हमारे आज खास दिन पर जो है हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बट अंशुल, देखिए, पिछले बीते 4 सालों में एक अच्छा रिटर्न मार्केट ने ऑलरेडी दिया है। अब सबके मन में वही सवाल है कि यहाँ से किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करें, कौन से सेक्टर्स में पैसा लगाए, तो क्यों ना शुरुआत इसी से की जाए। थैंक यू सृष्टि, आपके दर्शकों को और आपको, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे यू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर। ये इंटरेस्टिंग मार्केट है। पिछले अगर आप 4 साल का पूरा वो देखें मूवमेंट मार्केट का, तो जहां मार्केट एकदम कोविड के बाद बहुत तेज़ी से चला था, वहीं नवंबर 2021 से करीब करीब 1-1.5 साल के लिए मार्केट काफ़ी फ्लैटिश और कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया था। और उस फेज़ में अगर आपको याद है, आईटी और टेक स्टॉक्स जो कि उससे पहले बहुत चले थे, वो काफ़ी ज़ोर से करेक्ट हुए थे। इनफैक्ट जो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स हैं, जैसे कि जोमेटो ले लीजिए या स्विगी ले लीजिए, स्विगी तो तब लिस्टेड नहीं था, बाकी जो न्यू एज स्टॉक्स थे वो मतलब 50-60% उस फेज़ में गिरे थे और उसके बाद रिवर्सल वापस आया। अभी जो हम इस समय मार्केट का फेज़ देख रहे हैं, वो भी ऐसा ही कुछ कंसोलिडेशन का फेज़ है, जिसके अंदर अर्निंग्स भी थोड़ी वीक रही हैं वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, और इस वजह से निफ्टी अर्निंग्स को भी करीब करीब 10% का डाउनग्रेड देखने को मिला है। और साथ ही साथ मैक्रोज भी वीक रहे हैं टैरिफ्स की वजह से और बाकी और भी कई वजहों से। मैक्रोज भी इंडिया के थोड़े वीक रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमें रिवर्स होती नज़र आ रही हैं और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो जीएसटी का इम्पैक्ट हो रिडक्शन का, चाहे वो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो आरबीआई की और वैसे भी गवर्नमेंट की। इन सब चीज़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज़ आखिरी लेग्स पे है, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। और यहाँ से वी वुड बी मोर कंस्ट्रक्टिव देन नॉट। और जहाँ तक आपने पूछा सेक्टर्स की बात, इंडिया में ग्रोथ स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है और यहाँ से जो हम 3.5-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यहाँ से हमें पहले 8 ट्रिलियन जाना है, फिर 16 ट्रिलियन जाना है और बहुत आगे बढ़ना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो इधर सेक्टर आफ्टर सेक्टर में हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और रिटेल, वैल्यू रिटेल इन पर्टिकुलर, इसमें हमें लगता है काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और कैपिटल गुड्स, इनके अंदर भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी दिखती है। शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन ज़रूर हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो भी स्पेस ऐसा है जो कि पिछले 1-1.5 साल से कंसोलिडेट हुआ है और वहाँ पे भी हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ गलोर, बट स्टॉक स्पेसिफिक। और इंडिया ऐसी मार्केट है जिसको छोड़ना नहीं चाहिए, निवेश करके रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, निवेश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। कैपिटल गुड्स हो गया या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल हो गया, ये कुछ अच्छे स्पेसेस हैं। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ मैं, नोएडा स्टूडियो से। अंशुल जी, आपने ना तो फार्मा का नाम लिया, ना तो आपने आईटी का नाम लिया, ना आपने मेटल का नाम लिया, और हमने देखा कि अलग अलग दिक्कतें हैं इन तीनों के तीनों सेगमेंट में। मान लीजिए जिसको नई प्लानिंग करनी हो बाजार में, क्योंकि होता ऐसा है कि अलग अलग समय पर नए नए निवेशक एक्टिव होते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन सेगमेंट से फिलहाल के लिए बिल्कुल ही दूर रहें, किनारा कर लें, या फिर विद इन दिस स्पेस कुछ सेलेक्टिव अप्रोच रखना चाहिए? नमस्कार अभिषेक, ऑलवेज अ प्लेजर। आप जिन 3 सेक्टर्स का आपने नाम लिया, आईटी में हमें ऐसा लगता है कि अभी हेडविंड्स हैं ग्रोथ के। मैक्रो में भी हेडविंड्स हैं, क्योंकि जब तक कि यूएस में ग्रोथ नहीं आएगी, आईटी में उतना ज़बरदस्त ग्रोथ आता नहीं है, वो हमने हिस्ट्री में देखा ही है। और साथ ही साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक हेडविंड आईटी के अंदर दिखता है।
इस वजह से स्टॉक्स ने कुछ किया नहीं है और अभी भी स्टॉक्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 25-30 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड करते हैं। तो वैल्यूएशंस में अभी भी इतना कंफर्ट नहीं है कि जितना होने पे हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हो सकें आईटी पे। जहाँ तक आपने मेटल्स की बात की, हमें ऐसा लगता है मेटल्स एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। और मेटल्स आप दुनिया में अगर कहीं भी देखें, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है और इनवर्ड कैपेसिटी जनरेशन पे भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था वो रिवर्स हो रहा है। इसके चलते मेटल्स की जो खपत है वो बढ़ने ही वाली है और मेटल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी पैसा बन सकता है। तीसरा, फार्मा में अगर एक ही सेगमेंट की बात करें, सीडीएमओ इंडिया ग्लोबल कंजम्पशन का केवल 4% कंट्रीब्यूटर है और जो चाइनीज़ प्रोडक्शन है ग्लोबल कंजम्पशन की वो करीब 50% है। तो चाइना से अगर 1-2% भी हट के इंडिया की तरफ आता है तो हमारी पूरी इंडस्ट्री 50% से ग्रो कर जाती है। और ये स्पेस वैसे भी हमें लगता है कि ग्लोबली ये मार्केट काफ़ी ग्रो करनी चाहिए और ग्रोथ का भी जो शेयर है वो इंडिया की तरफ आना चाहिए। तो हम सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी पे पॉजिटिव हैं, डोमेस्टिक फार्मा पे की अपॉर्चुनिटी पे पॉजिटिव हैं। कुछ एक एक्सपोर्ट में अभी ट्रंप साहब ने एक जोकर खेल दिया है, लेकिन वो भी धीरे धीरे हमें लगता है कि ईज आउट हो जाएगा, मार्केट उस चीज़ पे एडजस्ट कर लेगी। तो फार्मा भी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फार्मा भी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। अंशुल जी, बाजार में जब लोग आते हैं तो बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं और कोशिश ये भी होती है कि अगर पोर्टफोलियो में इक्का दुक्का ऐसे भी स्टॉक्स आ जाए ना जो मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखते हो तो लोगों के बारे न्यारे फिर हो जाते हैं। आप जरा बताइए कि अगले 5 से 10 साल के लिए आपको सबसे आकर्षक स्पेस कौन सा लग रहा है? क्या वो ग्रीन एनर्जी लग रहा है, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्टॉक्स लग रहे हैं, या फिर डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वो बेहतर लग रहे हैं? कहां पर आप थोड़ा सा विशेष फोकस करने की सलाह देंगे? ये इसके ऊपर जवाब दूंगा, लेकिन एक बारी पीछे हटके एक छोटा सा एनेक्डोट बताता हूँ। एक रूल ऑफ 72 होता है मैथ्स में, जिसमें आप 72 के नंबर को जितने रेट से कंपाउंड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, उससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल होता है। अगर आप 10% से अपने पोर्टफोलियो को कंपाउंड करते हैं तो करीब 7 साल में आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाता है। और वहीं अगर आप 15% से कंपाउंड करते हैं तो आपका 5 साल में पोर्टफोलियो डबल हो जाता है। 5 साल में डबल, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना। तो अगर आपको 15% कंपाउंडिंग पे पोर्टफोलियो मिलता है तो उसको छोड़िए मत, उससे डिसअपॉइंट मत होइए। 15 साल में आपका 1 करोड़ रुपया 8 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो मार्केट में कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय छक्के मारने के। वो छक्के मारने के सिचुएशन में कई बार आदमी आउट भी हो जाता है। बट ये कहने के बाद मैं आपको साथ साथ ये भी बोल सकता हूँ कि इस मार्केट में कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत छोटे हैं और कल चल के 5-10 साल में बहुत बड़े हो जाएंगे। आपने ग्रीन एनर्जी का नाम लिया। मैं अभी रिसेंटली एक कंपनी से मिला था दिल्ली में, और वो कंपनी उसकी इस वीकेंड को एजीएम हुई और उस कंपनी ने ये गाइड किया अपनी एजीएम में कि इस साल हम अपना रेवेन्यू डबल करेंगे, अगले साल उसके ऊपर डबल करेंगे और आगे चल के हमारा जो है 30-40% से रेवेन्यू ग्रोथ होगा। कुछ तो ये कंपनी भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन काफ़ी कुछ सेक्टर के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है कि इस तरह की कंपनीज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो गवर्नमेंट का पुश है और अभी आज की रिक्वायरमेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी जनरेट हो, और हमें ये स्पेस ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे आपको अगर आप सही स्टॉक ढूंढें ठीक वैल्यूएशन पे तो आपको मल्टी बैगर्स मिलेंगे।
साथ ही साथ डिफेंस। ठीक है अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ के हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। लेकिन बाजार देखिए, बाजार ने थोड़ा सा गियर शिफ्ट किया है। 50 अंकों पर इस वक्त निफ्टी आपको दिखाई देगा हरे निशान में बाकायदा, और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो गई है करीब करीब 250 अंकों के आसपास की। तो 55,500 के ऊपर हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ और बढ़ी है। 55,600 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयर मजबूत हैं। एचडीएफसी बैंक भी हरे निशान में लौटने की कोशिश कर रहा है, हल्के से गेंस के साथ कारोबार हो रहे हैं। भाव है 965 रुपए का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और अब हमारे साथ एक खास मेहमान है, स्वरूप मोहंती साहब है, मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस अहम दिन हमारे लिए वक्त निकाला है। मेरा आपसे सवाल होगा कि हमने 4 साल पूरा कर लिया, हमारे लिए तो बेहद खास दिन है, लेकिन आपने भी इन 4 सालों में लगातार हमारे दर्शकों को आपने जागरूक किया है। और स्वदेश के 4 सालों को आप कैसे देखते हैं और आगे बाजार को किस तरह से आप देख रहे हैं सर यहाँ से? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट ऑनर कि आप लोगों ने मुझे शामिल किया आपके सेलिब्रेशन में। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी को और आपके दर्शकों को। ये 4 साल जब किसी की लाइफ की शुरुआत होती है तो फाउंडेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने जो 4 साल में दिखाया इंडियन इन्वेस्टर या निवेशकों को एक जो प्रोग्रेस है फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल इन्वेस्टर टू फाइनेंशियल लिटरेसी, ये आप लोगों ने जितने बेहतर तरीके से किया वो सारे इन्वेस्टर्स के लिए आगे जाके कितना फ़ायदेमंद होगा वो शायद आज नहीं जान पा रहे, 10 साल बाद शायद जान पाएंगे। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 15, 20, 30, 40, 50 ईयर्स। मोहंती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए 4 साल का पड़ाव बहुत मायने रखता है, साथ ही मौके भी देता है गुजरे सफ़र को देखने का ना। भारतीय बाज़ारों में इन 4 साल में कोविड तो कभी ग्लोबल उथल पुथल सब कुछ देखा है, पर ऐसे में गुजरे 4 सालों में बाज़ार को कैसे देखते हैं आप, उसके बारे में बताइए। हिसाब से भारतीय मार्केट डेमोग्राफिकली काफ़ी चेंज हो गए हैं और मेरे हिसाब से पहले के मार्केट और ये मार्केट के साथ कोई कोरिलेशन नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है। पहले तो मैं ये मानता था कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट हुआ करता था, फिर मुझे लगा कि बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड हो गया है, अभी लग रहा है कि जैसे बिफोर टैरिफ और आफ्टर टैरिफ एक दुनिया हो गया है। इतना फास्ट जो एक वर्ल्ड मूव कर रहा है, इसमें अंडरलाइन जो हमारे मार्केट्स हैं ये इतने चेंज हुए हैं बिटवीन द लास्ट 3 इयर्स, एक एक करके जाते हैं। पहले तो मार्केट कैप एक्सपेंशन आप देखें, जो एक स्मॉलेस्ट लार्ज कैप हुआ करता था वो आज एक स्मॉलेस्ट मिड कैप हो चुका है। जो एक स्मॉलेस्ट मिड कैप हुआ करता था 2019 में, वो आज एक स्मॉलेस्ट स्मॉल कैप हो गया है। मार्केट ऑन कैपिटलाइजेशन काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है। 28-30 हज़ार करोड़ का SIP बुक लेके जो रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं बाज़ार में, ये बाज़ार का रुख ऑन पार्टिसिपेशन ही चेंज हो गया है। लोग कहते हैं कि ये FIs के अगेंस्ट स्ट्रांगली खड़े हैं। मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ क्योंकि बाज़ार के लिए दोनों ज़रूरी हैं। ये लास्ट 3 साल से शायद FIs लगातार बेच रहे हैं, बट इनके ज़रिए एक बाज़ार जो एक स्ट्रेंथ मिला है वो एक कंप्लीट चेंज है प्रीवियस मार्केट से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक पब्लिक इशुएंसेस जो बढ़े हैं बाज़ार में, नंबर ऑफ ऑप्शंस जो आ रहे हैं निवेशक के लिए और फंड मैनेजर्स के लिए, वो एक बाज़ार का ब्रेड्थ काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये जो बाज़ार और इसके ऊपर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं इतना स्ट्रांग हो चुका है कि एक बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है फॉर निवेशकों टू कम इनटू दिस कैपिटल मार्केट। एंड प्लस जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो बरकरार है 6 to 7% में। हमें लगता है कि अगले साल शायद इससे बेहतर रहेगा। तो एक स्ट्रक्चरली बहुत ही साउंड मार्केट बन गया है बिफोर 4 इयर्स और आज अगर आप कंपेयर करें तो।
पिछले 4 साल में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। इन्वेस्टर्स के लिए बड़े बड़े मौके, अलग अलग नए ऑप्शंस आ रहे हैं और साथ ही DIIs की स्ट्रेंथ भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। शुक्रिया सर, आज बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं है लेकिन आपने इस मौके पर भी वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अपडेट आपको दे दूं कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब चलिए एक और अपडेट ये है कि बड़े IPO के आने से पहले, क्योंकि अगले हफ्ते कई बड़े IPO खुल रहे हैं, LG इंडिया का IPO आने वाला है, टाटा कैपिटल का आने वाला है, आज भी एक बड़ा IPO खुला है और अगले हफ्ते 3 बड़े IPO खुलने वाले। उससे पहले बाजार में सुस्ती का दौर चल रहा है और डिटेल्स समझते हैं अपने सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक बताइए इस पर और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? विश्वमोहन, हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या बड़े IPO से बाजार में सूखा आएगा, क्योंकि होता ये कि जब IPOs आते हैं तो लिक्विडिटी पर असर निश्चित तौर पर पड़ता है। और एक अनुमान के मुताबिक एक रिपोर्ट आई थी कि इस साल की अगर हम बात करें तो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए कंपनियां रेज कर सकती हैं प्राइमरी मार्केट से। और पीछे हमने देखा था कि NSDL का IPO आया, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का IPO आया, इसके अलावा हमने देखा था कि SDV फाइनेंशियल का IPO आया। और इस कड़ी में जो अगले अब नाम जो हैं वो है टाटा कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर खास नजर रहेगी। और अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो टोटल जो इशू साइज होगा करीब 31,000 करोड़ रुपए के आसपास का रहने वाला है। टाटा कैपिटल जो जुटा रही है 15,500 करोड़ रुपए की रकम और ये 6 से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा IPO। LG इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 11,607 करोड़ रुपए का इशू होगा LG इलेक्ट्रॉनिक्स का और ये जो इशू है 7 से 8 अक्टूबर तक ये खुलेगा। तो निश्चित तौर पर ये बाजार के लिक्विडिटी पर असर तो डालेंगे अगले हफ्ते। और वी वर्क एक और बड़ा IPO है करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का, इसका IPO आज खुला है और ये अगले हफ्ते अभी खुला रहेगा 6 और 7 तारीख को। अच्छा देखिए होता क्या है, IPO जो बड़े IPOs बाजार में जब हिट करते हैं तो होता क्या है। पहली चीज तो ये होती है कि लिक्विडिटी पर असर निश्चित तौर पर पड़ता है, यानी कि जो पैसे स्टॉक्स में जाने चाहिए एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में वो पैसे जाके फिर ब्लॉक हो जाते हैं IPO वाली कंपनीज में। दूसरी चीज ये होती है कि अगर बड़े IPOs होते हैं तो रिटेल और जो संस्थागत निवेशक होते हैं वो पैसे बाजार से निकाल के फिर IPOs में डिप्लॉय करते हैं, तो बाजार पर उसका असर पड़ता है। जिन सेक्टर में IPO आ रहे होते हैं तो होता ये है कि अगर कई बार री रेटिंग की संभावना बढ़ती है बाकी स्टॉक्स में, या फिर एक दूसरा केस ये बनता है कि कंपटीशन बढ़ने की आशंका से बाकी उस सेक्टर की बाकी कंपनियों के शेयरों में थोड़ा गिरावट देखने को मिलती है, तो एक ये इंपैक्ट आता है। और बड़े IPO के समय में और लिस्टिंग से पहले बाजार में थोड़ा सा हम देखते हैं कि अस्थिरता का माहौल रहता है और अगर प्राइसिंग अग्रेसिव होती है और लिस्टिंग अगर कमजोर हो तो बाजार में इससे सेंटिमेंट खराब होता है, ये IPO का इंपैक्ट आता है। तो IPO लगातार आ रहे हैं और इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ा बहुत जो नर्वसनेस का माहौल है इसके चलते भी है। ये तमाम IPOs की लिस्ट भी एक बार स्क्रीन पर सामने हम रख देते हैं। टाटा कैपिटल 15,500 करोड़ का, LG इलेक्ट्रॉनिक्स 11,600 करोड़ का, वी वर्क इंडिया का IPO 3,000 करोड़ रुपए का और एक और कंपनी है रूबिकॉन रिसर्च करके, इसका IPO साइज होगा करीब 1,400 करोड़ रुपए के आसपास का और ये 9 से 13 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा। तो तैयार रहिए, हो सकता है कि एक ऐसा हफ्ता जहां पर लिक्विडिटी थोड़ी सी ड्राई हो और उसका सपोर्ट बाजार को न मिले तो उसके चलते थोड़ा सा ब्रेक बाजार की चाल पर हम लगते हुए देख सकते हैं। सही कहा आपने, क्योंकि और बाजार जिस तरह से सुस्त पड़ा हुआ है। राजेश जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं कि वाकई इन्वेस्टर्स यहाँ से पैसे निकालकर IPO में लगाने की तैयारी में है, क्योंकि व्यूअर का आज खुला है, अगले हफ्ते 2 बड़े IPO आने वाले हैं, क्या लग रहा है इससे क्या और ये लिक्विडिटी की दिक्कतें हो सकती है क्या सेकेंडरी मार्केट में?
नहीं, देखिए मार्केट में आईपीओ आना एक अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में कॉन्फिडेंस है तभी इस तरीके के बड़े आईपीओ मार्केट में आए हैं और वो सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो ये एक दिखाता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस तो बना हुआ है, तभी यहाँ पे मार्केट में आईपीओ में पार्टिसिपेशन आ रहा है। हाँ, ज़रूर कुछ समय के लिए लिक्विडिटी ड्राई होती है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो काफ़ी कुछ पैसा जो लोगों को आईपीओ में लगाना होता है, तो वो पैसा कुछ समय के लिए ज़रूर ब्लॉक होता है और वहाँ पे एक लिक्विडिटी का इशू रहता है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो पिछले जो महीनों में हमने देखा आईपीओ आए, तो बहुत ज़्यादा आईपीओ में निवेशकों का पैसा बना नहीं। लिस्टिंग में इतना ज़्यादा रिटर्न जो पहले के आईपीओ में हमने देखा था उस तरीके से बने नहीं। तो लिस्टिंग गेन के लिए जो एक पैसा आता है मार्केट में, वहाँ अभी डिस्करेजमेंट रहा लोगों को, तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय। वैल्यूएशन अगर ज़्यादा स्ट्रेच वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहे तो वहाँ थोड़ा सा निवेशकों को एक कॉशियस स्टैंस लेना होता है। लेकिन हमें लगता है कि मार्केट में शॉर्ट पीरियड के लिए ज़रूर लिक्विडिटी क्रंच रहेगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट में हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ी चिंता नहीं है। और टाइम बिंग के लिए एक हो सकता है कि एक लिक्विडिटी का इशू रहे मार्केट में, ट्रेडर्स या जो एक शॉर्ट टर्म पैसा जो मार्केट में होता है वहाँ रहे। लेकिन आईपीओ का आना एक अच्छी साइन है मार्केट में। इतने बड़े आईपीओ का सब्सक्राइब होना और इतने बड़े आईपीओ को फ्लोर पे आना, तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि इस मार्केट में भी, जहाँ पे मार्केट में एक साल में कहीं रिटर्न नहीं बने, उस समय भी आप आईपीओ लेके आ रहे मार्केट। बिल्कुल सही बात है। हालांकि पिछले कुछ दिनों आईपीओ थे वो उस तरह के प्रदर्शन नहीं रहे जितनी उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रदर्शन नहीं रहे। तो ये एक जो चर्निंग होती थी पहले आईपीओ में कि आप इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में और लिस्टिंग गेन मिलता था, फिर आप नए आईपीओ में निवेश करते थे, तो वो चीजें अभी रुकी हुई है। आप बड़े साइज के आईपीओ में उस तरह के लिस्टिंग गेन मिलना भी मुश्किल होता है थोड़ा हिस्टोरिकली भी उस तरह से। तो यहाँ पे नजरिया जिनका लॉन्ग टर्म का होता है वही पैसा इसमें जनरली निवेश होता है इस तरीके के बड़े आईपीओ में। ओके, चलिए एक छोटे से वक्त है ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग चर्चा होगी मेटल स्टॉक्स पे, क्योंकि आज यहाँ पे टाटा स्टील बहुत चल रहा है, निफ्टी का टॉप गेनर है। क्यों ये चल रहा है, क्या और नई खबरें ऐड हो रही हैं, समझेंगे अभिषेक से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए मार्केट में एक अच्छी तेजी बनी हुई है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट और रेंज बाउंड सेशन दिख रहा है फिलहाल इंडेक्स पे। पर आज का सेक्टर जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से चमक रहा है वो है मेटल का स्पेस। और आप तमाम काउंटर्स देख लीजिए, चाहे वो टाटा स्टील हो, JSW, वेदांता, या फिर स्टील सेक्टर को छोड़ के एल्यूमिनियम या कॉपर से रिलेटेड काउंटर्स भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्शन है। तो आइए समझते हैं कि क्या है इस तेज़ी की वजह और अभी तक हमने किस तरीके के शानदार रिटर्न्स ऑलरेडी देख चुके हैं। और चलेंगे अभिषेक के पास जो कि पूरी रिसर्च के साथ हमारे साथ तैयार है। अभिषेक बताइए क्या कुछ हो रहा है मेटल काउंटर्स में। सृष्टि, देखिए कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि चाइना में एक डिसीजन हुआ है कि जो मेटल का वहां पर आउटपुट है नॉन फेरस में, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। उसके चलते हमने देखा था कि भारतीय मेटल कंपनीज में तेजी बनी थी, लेकिन 4 सत्र की अच्छी तेजी हो गई है। और इन 4 सत्र की बात करें तो इसमें जो निफ्टी का मेटल इंडेक्स है उसमें करीब करीब 4.5-5% के आसपास की तेजी हो गई है। और जो स्टेलर रनअप रहा है वो रहा है हिंदुस्तान कॉपर का, करीब करीब 48% का उछाल है अगस्त के निचले स्तर से, यानी कि 28-29 अगस्त के आसपास के लेवल से अगर आप देखेंगे तो 48% ये शेयर चल गया है। नालको, टाटा स्टील आज 4% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। एक ट्रिगर ये भी है कि देखिए इस महीने के आखिर में यूएस फेड की पॉलिसी का आउटकम आएगा, एफओएमसी की बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि दरों में फिर से कटौती होने वाली है यूएस फेड की। और अगर ये होता है तो ये कैपिटल गुड्स के लिए, मेटल के लिए निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है और इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। JSW स्टील की बात करें तो मूडीज की तरफ से आउटलुक बढ़ने के चलते JSW स्टील के शेयर में हमने तेजी देखी है आज के सत्र में। लेकिन टाटा स्टील विशेष तौर पर फोकस में है। टाटा स्टील का शेयर जो है वो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। इस वक्त हम देखेंगे तो करीब करीब 3.5% के आसपास की शानदार तेजी पर यह आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और आज सबसे ऊपर आपको ये दिखेगा निफ्टी के स्टॉक्स में, यानी कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स में। इसकी तेजी की वजह यह है कि EU ने, यानी कि यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ बढ़ाने का प्लान किया है और इससे शेयर को सपोर्ट मिल रहा है। खबर ये आ रही है कि वो स्टील के इंपोर्ट पर जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर 50% कर सकता है। और एक रीजन देखिए ये भी है कि टाटा स्टील की आय में जो 25% हिस्सा है वो नीदरलैंड्स के कारोबार से आता है। और दूसरी अगर हम चीज़ की बात करें तो टाटा स्टील का जो और CL की जो बिक्री में जो एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो 8% से भी कम है।
तो एक तो यूरोप में, EU में उनके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, और चूंकि एक्सपोर्ट यहाँ से कम करते हैं तो उससे भी बेनिफिट होगा। तो ये टाटा स्टील के लिए ट्रिगर का काम कर रहा है। अगर हम महीने भर में शेयरों की चाल की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर करीब 37% चला है, हिंदुस्तान जिंक में करीब 11% की तेजी है, वेदांता, नाल्को और CL में भी 5 से 8% के आसपास की शानदार हम तेजी देख चुके हैं। तो आज बाजार भले ही थोड़ा सा फीका हो, बट मेटल की जो चमक है वो लगातार प्रभावित कर रही है और अच्छे से चमक रहे हैं सारे के सारे मेटल शेयर। तो चलिए, ये से हमने समझी वजह कि क्यों आज मेटल काउंटर्स में इस तरीके की तेज़ी है, और ना ही सिर्फ आज आप देखिए क्या कुछ ट्रेंड बन रहा है, ये हमने समझने की कोशिश की। पर राजेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफा जो रैली देखी हमने कुछ चुनिंदा मेटल काउंटर्स में, क्या आपके रेडार पे भी कोई काउंटर है जो अभी आपको अच्छा लग रहा हो? केटी काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। फेरस, नॉन फेरस दोनों ही सेगमेंट में देखें तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनी हुई है। हमें लगता है अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक और नेशनल एल्यूमिनियम, ये दो स्टॉक यहाँ पे काफ़ी इंकरेजिंग लग रहे हैं। जिस तरीके के टेक्निकल सेटअप बने हुए हैं हिंदुस्तान जिंक के, हमें लगता है ये स्टॉक जब तक अब 480-85 के ऊपर बना रहेगा, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 510-515 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं हम देखें तो नेशनल एल्यूमिनियम में भी देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर अब वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 235-240 की तरफ। तो यहाँ पे भी बाय एक्यूमुलेट की सलाह है। ऑन द डाउन साइड करीब 214 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। और वहीं स्टील में देखें तो स्टील में हमें लगता है जिंदल स्टील एंड पावर, ये स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है, स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है करीब 1120-1130 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड करीब 1065 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। तो चलिए, ये दो काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र, और इन काउंटर्स पर जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो भी राजेश जी ने बताया। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो हमने देखा था कि बुधवार को अच्छी तेजी बाजार में हुई थी, और आज जो सुबह जो शुरुआत हुई वो थोड़ी सी फीके माहौल में हुई थी, और आज दिन भर ऐसा भी रहा कि वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा। लेकिन जाते जाते आखिरी के 1-1.5 घंटे में बाजार ने अपना फ्लेवर थोड़ा चेंज किया है, और निफ्टी आज फिर से 60 अंकों पर 24,900 के आसपास क्लोज होने जा रहा है। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि 24,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है। बचे हुए सत्र के लिए हमने यही आपको टारगेट भी दिया था। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुबह से अच्छा था और अभी भी अच्छा है। करीब 2000 शेयर अगर ऊपर हैं तो 900 शेयर ही गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। मेटल में माहौल आज बढ़िया था, और सिलेक्टिव बैंकिंग से भी बाजार को आज सपोर्ट मिला है। राजेश जी, LNT के बारे में आपका क्या व्यू है? LNT हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी लास्ट आवर के ट्रेड में आते आते हो गई है, क्या इसमें BTST करके जाएं? पे एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला, और स्टॉक को देखें तो कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन करते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पे डेली चार्ट पे देखें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन के अब ये अपनी अपर ट्रेंड लाइन को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल BTST का ट्रेड बन सकता है, और हमें लगता है यहाँ पे 3800 3820 तक के अपसाइड के टारगेट अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखें करीब 3690 के आसपास। ठीक है, 3690 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं आप LNT के शेयर में। 3736 रुपए का भाव फिलहाल स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। एक दिन की छुट्टी थी, ट्रंकेटेड वीक था, दशहरा की छुट्टी के चलते बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सटेंडेड वीकेंड वाला भी फील दे दिया होगा। लेकिन अच्छी क्लोजिंग है, मतलब जिस माहौल में आज शुरुआत हुई थी उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक सधी हुई क्लोजिंग की तरफ बाजार बढ़ रहा है, और 24,900 के आसपास निफ्टी बंद होने जा रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,600 के आसपास की आज की क्लोजिंग होगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा, और अच्छी चीज बाजार के लिए ये भी हुई कि इंडिया विक्स में करीब 3% के आसपास की गिरावट आ गई है। 10 के नीचे का आ गया है इंडिया विक्स, तो अगेन एक बढ़िया फैक्टर आपके लिए। टाटा स्टील 3.5% ऊपर ये शेयर क्लोज होने जा रहा है, निफ्टी का टॉप गेनर होगा।
कोल इंडिया की बात करें तो मेटल माइनिंग से ही गेनर और लूजर दोनों एक ही सेगमेंट से। कोल इंडिया करीब 1.25% नीचे है। और अगर हम ऑटो की बात करें तो कुछ और शेयर जो कमजोर रहे उसमें आयशर, मारुति सुजुकी, ये शेयर आज कमजोरी के साथ बंद होने जा रहे हैं। लेकिन वायदा में कल्याण ज्वेलर्स करीब 5% ऊपर ये शेयर बंद होने जा रहा है। और वोडाफोन आइडिया में करीब 4% के आसपास की तेजी, हालांकि छोटे टिकट साइज का शेयर ये जरूर है। लेकिन मिड कैप आईटी में भी हमने तेजी देखी। टाटा एलेक्सी में अच्छी तेजी रही। इसके अलावा हमने देखा कि ओरेकल फाइनेंशियल के शेयर में बढ़िया तेजी रही। इंडियन बैंक के अपडेट्स अच्छे आए थे, तो इंडियन बैंक का शेयर हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर जाने के बावजूद भी धीरे धीरे करके ऊपर ये शेयर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। आज के अगर हम बड़े मूवर्स की बात करें जहां पर बाजार में जबरदस्त एक्शन था, KIOCL करीब 20% के सर्किट पर यह शेयर जाकर बंद हुआ है 52 वीक हाई पर। वी-मार्ट रिटेल के अच्छे क्वार्टरली अपडेट थे, 16% ऊपर ये शेयर। जेके पेपर में लगातार हम मजबूती देख रहे हैं, सुबह के सत्र में हम चर्चा कर भी रहे थे, 8% ऊपर ये शेयर बंद हुआ है। MRPL में करीब 7-8% के आसपास की तेजी रही है। तो ये रहे आज के कुछ बड़े स्टार आज के सत्र में। चलिए इसके साथ ही शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। राजेश जी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और आज हमारी वर्षगांठ के मौके पर विशेष तौर पर स्टूडियो में आकर हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच सर। इस शो को फिलहाल अभी यहीं पर समाप्त करेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे हम आपकी कल की तैयारी। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।